हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं जहां तक हमने 34 तक कर लिया था। अब हम उसके आगे करेंगे क्वेश्चंस, है ना। फटाफट क्वेश्चन पढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। 35 क्वेश्चन है हमारा। अ करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ठीक है, यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो, ये आपको दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, द फिनोमिना इन विच एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड करंट इज इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, though it is called electromagnetic induction, है ना। ओके, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपने जब पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा क्या कंडीशन चाहिए होता है। यहाँ पे आपको रिलेटिव मोशन चाहिए मैग्नेट एंड जो आपका वायर है या कॉइल है उसके बीच में आपको क्या चाहिए, रिलेटिव मोशन चाहिए, तभी ईएमएफ कंडक्ट हो सकता है। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन बिटवीन द वायर और एंड मैग्नेट। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है आपका, एन इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड व्हेन अ मैग्नेट इज प्लग्ड इनटू द कॉइल। बिल्कुल सही बात है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ डज नॉट डिपेंड। अब डिपेंड तो बहुत सारा पड़े हो, नंबर ऑफ कॉइल्स पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है जिस रेट से, उस पर डिपेंड करता है। डिपेंड किस पे नहीं करता है, कोई भी एक चीज लिख दो, जैसे कि आप यहाँ पे लिख दो किस पर डिपेंड नहीं करता है, तो आप लिख दो मास ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट के मास पे नहीं डिपेंड करता है, मैग्नेट कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, है ना। तो आप ये लिख सकते हो। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a narrow beam PQ of white light is passing through a glass prism ABC as shown in the diagram. Okay, यहाँ पे दिया हुआ है, देखो PQ ऐसे आ रहा है ये। ओके, track trace in it on your answer sheet and show the path of emergent beam as observed and the screen DE. ओके, DE में कैसे दिखेगा आपको ये दिखाना है, तो इट्स वेरी सिंपल, है ना। यहाँ से आ रहा है, आपको पता है ये वैसे अगर जाता तो ये ऐसे जाता है ना, बट यहाँ पे क्या होगा, आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा और स्क्रीन पे कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा एंड जो नीचे वाला आएगा वो ऐसे आ जाएगा, है ना। यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स आएंगे 7 कलर्स के, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, नीचे वाला वायलेट हो जाएगा, ऊपर वाला रेड हो जाएगा, यू नो। और ये जो पी क्यू है वो आपका क्या है, वाइट लाइट स्पेक्ट्रम है ना, वाइट लाइट है और ये आपका इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। राइट द नेम एंड कॉज ऑफ फिनोमेना ऑब्जर्व। ये आपको बताना है कि कौन सा फिनोमेना के कारण होगा। तो यहाँ पे हो रहा है, देखो अब लाइट फैल रही है तो मतलब डिस्पर्शन ऑफ लाइट हो रहा है। ठीक है, एंड इसका कॉज बताना है, तो ये किस लिए होता है, ड्यू टू डिफरेंस इन स्पीड ऑफ डिफरेंट कलर्स। ड्यू टू डिफरेंस इन स्पीड ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट इन अ मीडियम, है ना। आप देख सकते हो ये जो है अलग अलग कलर्स के अलग अलग आपके स्पीड होते हैं मीडियम में चलने के, एंड किससे, एयर हो गया या वैक्यूम, आप जो भी लोगे उसके कंपैरिजन में इनके अलग अलग होते हैं। तो जिसके कारण जो स्पीड होती है इनकी बेंड हो जाती है डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे, दैट्स वाई ये आपके कलर देखने को मिलता है। तो जिसको आप लिख सकते हो, इट इज ड्यू टू डिफरेंस in color of constitutes, sorry, this is due to the difference in speed of constituent color of light travel in medium other than air, because of different speed they bend at different angles. ठीक है, ओके। सेकेंड वन इज, वेयर एल्स इन नेचर इज दिस फिनोमेना ऑब्जर्व। और कहाँ पे आपको देखने को ये मिलेगा, तो ये आपको देखने को मिल सकता है रेनबो फॉर्मेशन में, है ना। आपने पढ़ रखी है डिस्पर्शन ऑफ लाइन में रेनबो फॉर्मेशन, तो यहाँ पे आ जाएगा, आप यहाँ पे लिख लोगे रेनबो के फॉर्मेशन में भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि नेचर की बात की है तो हम नेचर का ही आंसर देंगे। थर्ड वन इज, बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन स्टेट द कंक्लूजन which can be drawn about the constituents of white color. ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि जो आपने ऊपर किया उसके ऑब्जर्वेशन से आप बताओ कि आपने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो व्हाइट लाइट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसके बारे में। तो क्या आपने देखा कि व्हाइट लाइट के पास कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स, एंड उसके बाद आप विग्योर के पूरे कलर्स के नाम लिख दोगे। ठीक है, और आपने क्या देखा कि जो वायलेट कलर है उसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डेविएशन आपको देखने को मिलेगा, वहीं रेड कलर में आपको मिनिमम डेविएशन देखने को मिलता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं अब 37 पे। अ करंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लोज इन अ डायरेक्शन, ओके, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन।
What's the direction of magnetic field at a point directly below it and at a point directly above it? अगर आपके करंट का डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट है, ठीक है, हम ये ले लेते हैं, ईस्ट से वेस्ट है करंट का, तो आप यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करोगे? राइट हैंड थंब रूल करोगे। फटाफट अपना करके देखो आपका आंसर क्या आ रहा है। आपको आएगा, अगर आप करके देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे नीचे ऊपर वहां पे आपको क्लॉकवाइज देखने को मिलेगा, है ना? आप करके देख पा रहे होगे, क्लॉकवाइज देखने को मिलेगा और आपके प्लेन से वो परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है, मतलब आपके वायर से परपेंडिकुलर है एंड क्लॉकवाइज आएगा। ठीक है, जब भी आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ देखोगे। ठीक है, नेक्स्ट है लिस्ट टू मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी दो मेथड आपको बताना है जिससे आप मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हो। कौन कौन सा हो सकता है? एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर ले लो जो कि पढ़ रखा है आपने, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। दूसरा परमानेंट मैग्नेट ले लो, वो भी कर सकता है ना, आप वहां पे आयरन फिलिंग स्प्रेड कर दो जिसके कारण, और फिर आप मैग्नेट को पास ले जाओ, वहां पे भी आप मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा सकते हो। ओके, नेक्स्ट है 38। Read the following text carefully, answer the okay. Two or more resistors are connected in series and we want this. Okay. Question is, when the three resistor each of are connected in series, then what will be the equivalent resistance? It's very simple. Series में होता है तो आप कैसे निकालते हो? R equivalent आप निकाल दोगे R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर सब R है तो मतलब R प्लस R प्लस R, आंसर आ जाएगा आपका 3R ओम। ठीक है, ठीक है। Next second is, there is a wire of length 20 centimeter having a resistance 20 ohm cut into 4 equal pieces, then join in series. What is equivalent resistance? तो सबसे पहले तो एक वायर थी आपकी इतनी बड़ी, बात समझना, ठीक है, आपने इसको 4 पीसेस में कट कर दिया, मतलब वायर के आपने 4 पीसेस कर दिए, तो इसकी जो रेजिस्टेंस हो जाएगी ना बच्चों, वो सबकी R/4 हो जाएगी। आर की वैल्यू आपको 20 दे रखी है, आप 20/4 कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 5। मतलब ईच वायर की जो आपकी रेजिस्टेंस होगी वो 5 ओम होगी। अब उसके बाद ये बोल रहा है कि आप इस चारों वायर को सीरीज में ज्वाइन कर दीजिए, मतलब कि आपने ये मान लो चारों वायर को आपने सीरीज में ज्वाइन कर दिया, तो सीरीज में जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पता है आर इक्विवेलेंट, पांचों को प्लस कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 20 ओम इज योर आंसर। ठीक है, third is, if the following circuit, find the equivalent resistance between A and B, R is 2 ohm। ओके, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे सारे सीरीज में है ना, क्योंकि यहाँ पे एक आपका क्लोज्ड है, एक यहाँ पे है, तो 1 2 3 4 5, चार 5 है आपके, और पांचों आर की वैल्यू आपके 2 दे रखा है। आर इक्विवेलेंट सीरीज में निकाल लो, 2 + 2 + 2 + 2, 1 2 3 4 5, हाँ करना है हमको, आ जाएगा हमारे पास कितना, 10 ओम हमारा आंसर आ गया। ठीक है, और वाला देख लेते हैं, व्हाट इज द करंट इन ईच रेजिस्टर। आपको बताना है कि करंट कितना होगा हर केसेस में। तो सबसे पहले आप आर इक्विवेलेंट निकालो। आर इक्विवेलेंट देखो तीनों सीरीज में है, सीरीज में मतलब 3 + 2 + 1 मतलब कितना आ गया, 6 ओम हमारा आ गया। करंट कितना आ जाएगा, करंट हमारा ओम्स लॉ लगाएंगे, हम ओम्स लॉ लगाएंगे तो V = IR होता है, I = V/R हो जाएगा। V हमको 18 दे रखा है और R हमने 6 निकाला है, मतलब हमारे पास करंट आ गया जो 3 एम्पियर। एंड इन सीरीज आपने पढ़ा है कि करंट सब में सेम होता है, तो तीनों में 3 एम्पियर ही जाएगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। A 5 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of convex lens of focal length 20। ओके, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, फोकल लेंथ हमको दिया हुआ है कितना, 20 सेंटीमीटर, एंड यहाँ पे आपको दे रखा है कि 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, मतलब यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 30 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे आपको, वेट, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके सॉरी, यू आपका दे रखा है -30, -30 दे रखा है ना, ये जो आपको दे रखा है ये आपकी हाइट दे रखी है।
जो 5 सेंटीमीटर इसने दे रखा है। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। ओके, तो आपका इमेज कैसे क्या फॉर्म होगा आपको ये बताना। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, v निकालना पड़ेगा, है ना। आपके पास f है, u है, फटाफट फॉर्मूला लगा दो। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। फॉर्मूला में पुट कर देंगे वैल्यू -1/30, है ना। ये प्लस हो जाएगा, आपको पता है। 1/v प्लस 1/30 यहाँ पे इधर आ जाएगा, तो 1/20 माइनस 1/30 इज इक्वल्स टू 1/v। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा v इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई। तो पहले में आपको निकालना क्या था, फाइंड पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो आपने निकाल लिया कि 60 सेंटीमीटर दूर बनेगा, है ना। दूसरा आपसे पूछा है कि नेचर, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो v आपका आया है, तो ये क्या आ जाएगा। रही बात और लेंस, आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपको कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है और v आपका पॉजिटिव में आया है। इसका मतलब है कि जो आपका इमेज बन रहा है वो रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड बन रहा है, मैग्नीफाइड। ठीक है, ओके। मैग्नीफाइड कैसे बन रहा है, इसके लिए आपको मैग्निफिकेशन निकालना होगा, है ना। मैंने पहले ही बता दिया आपको, मैग्निफिकेशन हो जाएगा v/u। v आपका दे रखा है 60 एंड u इज -30 था हमारा, तो ये आ गया आपका m-2। अब आप यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा क्या, m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ अपॉन h ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, h ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपको निकालना क्या है, इमेज का निकालना है ना। तो m इंटू एच ओ इज इक्वल्स टू m हो गया -2 इंटू यहाँ पे देखो आपको दे रखा है ऑब्जेक्ट की 5 सेंटीमीटर टॉल, 5 हो गया, दैट मीन्स -10 सेंटीमीटर हाइट आ गई। ठीक है, आप देख पा रहे हो ऑब्जेक्ट का कितना था, 5 था और इसका कितना है, 10 आया, मतलब डबल साइज की बनी, इसलिए मैग्नीफाइड। ठीक है, माइनस आया, इसका मतलब इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, और रियल होगा, इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस है तो रियल ही बनेगा। ठीक है, इसलिए हमने ये कंक्लूजन किया है। सेकेंड पार्ट है ड्रॉ लेवल डायग्राम डिस्टेंस। ओके, आपको यहाँ पे डायग्राम शो करना पड़ेगा, है ना। तो डायग्राम बनाने के लिए आप पेपर में बच्चों आप प्रॉपर स्केल एंड पेंसिल का यूज करोगे, क्योंकि आपका डायग्राम एकदम परफेक्ट बनना चाहिए, इधर उधर नहीं आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं, मान लो f1, यहाँ पे हम ले लेते हैं 2f1। आपका ऑब्जेक्ट बोला है कितना, 30 पे, है ना। यहाँ पे ले लेते हैं कुछ, ये मान लो हमारा हो गया AB। ये आप यहाँ से क्रॉस करवाओगे, यहाँ पे हम फिर ले लेते हैं F2 और यहाँ पे ले लेते हैं हम 2F2। तो ये आपका क्रॉस करेगा F2 से। ठीक है, दूसरा आपका करेगा सेंटर से, आपको पता है, जो कि यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये आपका बन गया हमारा इमेज A', B'। ठीक है, आपको ऐसा बनाना पड़ेगा। चलो और वाला भी पढ़ लेते हैं। A concave lens of focal length 60 centimeter is used to form an image of length 9 centimeter kept at a distance of 30 centimeter from it। ठीक है, used to determine nature position। ओके ठीक है, तो मैं इसको हटाती हूँ क्योंकि मुझे अब उसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। ओके, चलो अब इसको देखते हैं। इसमें क्या क्या दे रखा है, फोकल लेंथ दे रखा है हमको 60 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लिया, क्योंकि कॉनकेव लेंस है ना। ओके, एंड केप डेप्थ 9 से, मतलब h हमको कितना दे रखा है, 9 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की हाइट। डिस्टेंस u दे रखा है हमको -30 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड नेचर पोजीशन, एंड ये सारा आपको अगेन करना है। तो अगेन आप मिरर फार्मूला, सॉरी लेंस फार्मूला लगाओगे, 1/v माइनस 1/u। ठीक है, वैल्यू पुट कर दोगे, 1/60 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/-30। इस सबको अब सॉल्व करोगे जब, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -60, यहाँ पे फिर अगेन माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 30 प्लस में आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 1/v
हाँ ना, उसको सॉल्व कर लो आप, है ना। यहाँ पे 60 आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 -2, तो यहाँ पे आ गया -3/60, सॉरी 60, मतलब 20 आ गया, है ना। तो v इज इक्वल्स टू हमारा -20 आ गया, ठीक है। उसके बाद आप मैग्निफिकेशन निकाल लो, m निकालोगे, v/u करोगे, आपका -20 अपॉन वो -30 दिया हुआ है, दैट इज 2/3 आ गया आपका। अगेन आप m का यूज करके हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट करोगे। इमेज की हाइट हमारी कितनी दी हुई थी, अच्छा इमेज की ही हमको निकालनी है, ऑब्जेक्ट की हमको 9 दे रखी है, ये हमको निकालनी है, और मैग्निफिकेशन हमारा 2/3 है। तो हमारा HI निकल जाएगा, है ना। 2 × 9/3 मतलब 3 to 3 कट जाएगा, तो दैट इज हमारा 6 सेंटीमीटर हमारा आ गया किसका, ऑब्जेक्ट इमेज की हाइट। तो आप देखो ऑब्जेक्ट की हाइट आपकी कितनी थी, 9 सेंटीमीटर, और इमेज आया आपका 6, मतलब यहाँ पे आपका इमेज छोटा बन रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या लिखोगे आप, स्मॉल साइज का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैग्निफिकेशन देखो यहाँ पे पॉजिटिव में आया है, इसका मतलब जो आपका इमेज है वो वर्चुअल और इरेक्ट है, ठीक है। क्या बन रहा है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट से आपकी छोटी बन रही है, ठीक है। एंड ऑल्सो डायग्राम, ड्रॉ डायग्राम, ओके, इसमें भी आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम इसमें ड्रॉ करना है तो चलो मैं आपको बता ही देती हूँ। कॉनकेव लेना है तो आप यहाँ पे कॉनकेव लोगे, है ना। यहाँ पे आप क्या लोगे, मान लो आपने ए बी ले लिया, यहाँ पे AB, F1 उसका बड़ा दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जब आप देखोगे तो आपने पहला रे जब क्रॉस करवाई तो ये कहाँ से आपको दिखेगा, ये यहाँ देव आपको दिखेगा, है ना। नहीं, ज्यादा बेंड हो गया मेरा, ये आपको दिखेगा, ठीक है। कुछ ऐसा इधर से आते दिखेगा आपको। आप जब स्केल से बनाओगे प्रॉपर तो आपको ये प्रॉपर वो मिलेगा, है ना। मैं अभी ऐसे रैंडम बना रही हूँ जिसके कारण क्या है, आंसर मेरा थोड़ा वेरिएट कर सकता है, ठीक है। तो ये जब आप क्रॉस करवाओगे तो ये आपका कैसे आ जाएगा, ये आपका ऐसे आ जाएगा, ठीक है। सेकंड, बीच से पास करवा दो, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो ये इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, मतलब जो आपकी इमेज बन रही है वो A' B' यहाँ पे बनेगी। ऑब्जेक्ट की हाइट बड़ी है और इमेज की हाइट छोटी है ना। हमारा यही आया था, और ये डिस्टेंस हमको लगभग कितना दिया हुआ था, 20V, है ना। U हमको लगभग 30 दिया हुआ है, ठीक है। एंड F1 हमको शायद 60 दिया हुआ है, तो ये 60 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। आई होप आपको ऐसे और क्लियर आपको डायग्राम एग्जाम में बनाने होंगे। हमने सारा क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।